नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को जोड़िए भैया फटाफट। आइए, स्वागत है हेमंत भाई। आरएसएस वो संगठन जिसका कोई कागज पत्र नहीं है, और मोदी और शाह जितना कागज पत्र अगर खोजने में यकीन रखते हैं ना, अगर संघ पर लागू कर दिया जाए तो इस देश में सबसे पहले डिटेंशन सेंटर में मोहन भागवत को जाना पड़े। मैं शुरुआतें थोड़ा सा कड़वी बात से कर रहा हूं। कागजे पत्तर पूरा देश का खोज रहे हैं ना ये लोग। 100 साल पूरा किया है। 100 साल पूरा करने के बाद मतलब पूरे 1 साल का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। और भारत की मीडिया, आज बड़ा गंभीर विषय है। मैं पहले दर्शकों से निवेदन कर दूं हाथ जोड़ के कि कृपया गौर से देखें और समझें। अपने बीच के उन लोगों को भी पहचाने जो चंद सिक्कों, नोट या असरफियों के चक्कर में अपना ईमान धर्म बेच दिया। हमारे देश की मीडिया, और सबसे तेज वाली मीडिया से लेकर सबसे धीमे वाले तक, सबकी स्थिति क्या है? आप चले जाइए पोर्टल पर, डेली एक सीरीज चल रही है संघ के 100 साल पर। कभी छपता है किस कमरे में गोलवलकर गोल गोल जलेबी छाने थे, कभी छपता है हेडगेवार ने कैसे इस देश को नई दिशा दे दी थी। रोज एक से एक, मतलब आप समझिए वीर गाथाएं कि दिल बाग बाग हो जाए, 56 इंच 112 इंच में तब्दील हो जाए, ऐसी कहानियां छपती। भारत की मीडिया ने न कलम को अपने जो है जहमत दी कि थोड़ा कलम को कष्ट हो जाएगा अगर कुछ लिखना पड़ेगा ढंग का, तो न भारत के पत्रकारों ने किसी ऐसे गहरे रिसर्च वर्क पर काम किया, मतलब रिसर्च पर काम किया कि 100 साल को बड़े करीब से सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए कि 100 साल का जो सफर रहा है वो कैसा रहा। ये काम विदेशी मीडिया ने किया, दुनिया के नंबर 1 अखबार ने किया। 365 दिन आर्टिकल के लास्ट में लिखा है, मैं वो बता रहा हूं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप नंबरिंग करके और जो है शगुफा फैला रहा हूं। 365 दिन मेहनत की नॉन स्टॉप, और 365 दिन की मेहनत के बाद आरएसएस और मोदी की हेट स्टोरी लिखी। ये हेट स्टोरी है। आप लोग जाइए और पढ़िए न्यूयॉर्क टाइम्स के उस आर्टिकल को। कैसे वर्टिकल डिवीजन किया है इस सोसाइटी का, कैसे इंस्टीट्यूशंस को अपने सिकंजे में कसा है, मुट्ठी में कस लिया है, कैसे उनकी सांसों को बंद कर दिया, गर्दन उनकी दबोची। तो सब कुछ है। बहुत कम शब्द हैं, 5000 शब्द मैं कम ही मानता हूं। हालांकि 600 शब्द में जब लिखना होता है, यूपीएससी आईएएस अब पता नहीं कितने शब्द में लिखते हैं, लेकिन आज से 25 साल पहले 600 शब्दों में लिखना होता था। यूपीएससी का जो आता था बड़ा वाला सवाल का जवाब लिखना 600 शब्द। 600 शब्दों में जो समेट दिया वो कलेक्टर बन जाता था, मान लो आप, या कप्तान। बढ़िया समेट पाया। 5000 शब्द, उसके अगर तुलना में हम देखें कि 100 साल के सफर को समेटना 5000 शब्दों में, ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन 5000 शब्दों में ऐसा समेटा है कि एक एक शब्द अपने आप में एक एक कहानी के बराबर है। बस शब्दों को समझना होगा, शब्दों के भीतर जो मर्म है उस मर्म को समझना होगा। आज बहुत गंभीर, मैं कह रहा हूं कि बहुत, फिर रिपीट कर दूं, बहुत गंभीर मसला है ये। और आज न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत लोग कहेंगे कि सोरोस का पैसा मिल गया होगा इसको, इसलिए कह रहा है, लेकिन कुछो कहने वाला कहता रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स और उन दो पत्रकारों को साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद उनको। और हम धन्यवाद उनको देते हैं कि कम से कम पत्रकारिता को उन्होंने जीवित रखा है। भारत की आज की तारीख में सत्ताधारी दल और उसके पितृ संस्था, मातृ संस्था, पता नहीं चलता है ना कि कौन मातृ संस्था कौन पितृ संस्था, इनको जो है एक्सपोज करके रख दिया है, नग्न करके रख दिया है।
साहेब का असली चेहरा दिखा दिया है। अभी लाल किला से बोला था ना मोदी जी ने कि मुझे जो भी मैं हूं मुझे संघ ने बनाया। तो सोचिए संघ क्या बना सकता है, संघ का प्रोडक्ट कैसा हो सकता है, सब इसमें पता चल जाएगा। भैया बस अखबार की हेडलाइन दिखा दो बस, बाकी पूरा अंग्रेजी का मामला है तो हम एकदम आज हेमंत भाई के हवाले कर देंगे, क्योंकि अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह से ही बताया जाता। अच्छा है मैं अंग्रेजी को बताता हूँ तो भोजपुरी हो जाता है, तो इसलिए मैं हेमंत भाई बोल दूंगा कि वही कहें। ये हेडलाइन बस आप पढ़िए, फ्रॉम शैडोज टू पावर, हाउ हिंदू राइट रिसेप्ड इंडिया। भारत को रिसेप किया है, लेकिन पहले वाला सेप कैसा था और अब रिसेप्ड इंडिया कैसा है, यही फर्क समझना है, यही फर्क समझना है। कई बार प्लास्टिक सर्जरी के बाद चेहरा विकृत हो जाता है, ऐसा नहीं कि हर बार प्लास्टिक सर्जरी से खूबसूरत ही होता है। तो ये रिसेप क्या विकृत चेहरा है हेमंत भाई? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, वास्तव में डंका बजा है इसमें कहने में आशीष भाई, कोई शक नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर 6 कॉलम की स्टोरी कोई मजाक नहीं होती, मजाक नहीं होती बिल्कुल भी। वहां तो कोई प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष भी आता है तो 1.5 कॉलम में निपटा देते हैं। आपने बहुत बार देखा है न्यूयॉर्क टाइम्स को। स्टोरी की वो देखिए, प्लेसमेंट देखिए इसकी, और इसका हेडिंग देखिए, फ्रॉम शेडोज टू पावर, छाया से ताकत तक, हाउ हिंदू राइट रीशेप्ड इंडिया। किस तरीके से दक्षिणपंथी हिंदुत्व ने भारत को रीशेप किया, नए तरीके से बनाया। ये आर्टिकल ये लिखा है बाय मुजीब मशाल एंड हरि कुमार, ये 2 रिपोर्टर्स हैं। इन्होंने 1 साल तक पूरी आरएसएस की गतिविधियों को ऑब्जर्व करने के बाद ये पूरा रिपोर्टाज लिखा है। फ्रंट पेज आप दिखा रहे हैं, इसका कंटिन्यू फर्दर आगे है। इसमें मैं आऊंगा, मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम इसको रेडी रखे। इसमें से एक पैरा मैं यहीं से पढ़ के सुनाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आशीष भाई क्या है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कैसे इसको वो किया है आरएसएस को, इसको समझिएगा। वो कैसे शुरू करते हैं इसको। खुद को व्यक्तियों का समूह कहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी। ठीक, पूरी दुनिया जानती है कि भारत कैसे बदल रहा है, गांधी की जमीन से मोदी की जमीन कैसे बना है। जिस तरीके से पहले पेज पर रिपोर्ट छापी गई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इसका लास्ट कॉलम देखिए, राइट में, एक्सट्रीम राइट में सबसे महत्वपूर्ण बात यहां लिखी है जो राहुल गांधी कहते हैं टॉप में। ये देखिए, द आरएसएस हैज इन्फिल्ट्रेटेड, आरएसएस ने घुसपैठ कर ली है, एंड कॉप्टेड इन इंडियाज इंस्टीट्यूशंस, भारत के संस्थानों के अंदर उनकी इतनी घुसपैठ हो गई है, टू सच ए डिग्री, इतनी गहराई तक, दैट डीप रूट्स विल एंश्योर, उसकी जड़ें इतनी गहरी रहेंगी, दैट इट रिमेन्स ए पावर इन फ्यूचर आफ्टर मोदी इज गॉन, मोदी के जाने के बाद भी उनकी जड़ें इतनी ही गहरी रहेंगी। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है ये। टॉप में देखिए, टॉप एक राइट कॉलम में सबसे ऊपर ही है। उसके बाद उन्होंने जो कुछ लिखा है वो मैं आपको अलग अलग बताता जाऊंगा। बेसिकली उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आरएसएस जो है राजनीति, नौकरशाही, न्यायपालिका और मीडिया में बहुत अंदर और गहरे तक घुस गया है, और अब इस प्रक्रिया को उलटना मुश्किल होगा। आरएसएस ने भारत के संस्थानों में इस हद तक घुसपैठ और कब्जा कर लिया है कि इसकी गहरी जड़ें ये पक्का करेंगी कि मोदी के जाने के बाद भी यह एक ताकतवर शक्ति बनी रहे। और दोनों जर्नलिस्ट जो रिसर्च किए जिन्होंने, उनकी रिसर्च में यह आया है कि देश के अंदर करीब 2500 ऐसे संगठन हैं जिनका संबंध आरएसएस से है। और 2500 संगठन, सोचिएगा। और जो अमेरिकन जो एकेडमिशियंस हैं उन्होंने इस पे लिखा है ट्वीट करते हुए, भारत का पैरामिलिट्री संगठन आरएसएस जो धार्मिक अल्पसंख्यकों से नफरत और बहुसंख्यक वर्चस्व के बारे में, वर्चस्व के प्यार से चलता है, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले पन्ने पर जगह दी है। ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन इतने शक्तिशाली ग्रुप के इतिहास, विचारधारा और कामों की भी कड़ी जांच होनी चाहिए। अमेरिका के अंदर यह मांग उठ रही है। और क्या क्या बताया उसको समझिए। आपने शुरुआत की कि मोदी जी ने लाल किले से, इस आर्टिकल को आप दोबारा दिखाइए, इसकी ओपनिंग वहीं से होती है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले पर जो भाषण दिया वहां से शुरुआत होती है इसके, ओपन वहीं से किया उन्होंने रिपोर्टर्स। और उसके बाद वो सारी चीज को, कैसे मोदी जी बने, कैसे एक स्वयंसेवक थे, कैसे एक अच्छे ऑर्गेनाइजर थे, उसके बाद वो रथ यात्रा और पूरी कहानी, और पूरी की पूरी आरएसएस की विकास यात्रा अगर बहुत सीमित शब्दों में पढ़नी हो आपने, बहुत सीमित शब्दों में, तो मैं कहता हूं इससे बढ़िया लेख नहीं हो सकता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर,
उसका कामकाज, उसकी कार्यप्रणाली और हर चीज को समझने के। क्या कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन था और भारत के अंदर पहले मुगलों की दास्ता और उसके बाद अंग्रेजों ने जिस तरीके से शासन किया, तो भारत के अंदर एक खास तरह की हीन भावना कहीं ना कहीं थी विदेशी अतिक्रमणकारियों के कारण। तब से लेकर के आरएसएस आज तक उसी भावना का फायदा उठा रहा है, मुगलों का नाम लेकर के। अंग्रेजों का नाम नहीं लेते, मुगलों का नाम लेकर के। और यहां से उनकी विकास यात्रा शुरू होती है आरएसएस की। फिर गांधी की हत्या, किस तरीके से गॉड से आरएसएस से एफिलेटेड वहां से चलते हैं। फिर आरएसएस पे सरदार पटेल बैन करते हैं, वहां पे चलते हैं। और चलते चलते फिर आते हैं, कहां पे रुकते हैं ये, 1975 में जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है। ठीक। और वहां से इनको एक नई वो ऊर्जा मिली, आरएसएस को पहली बार एक तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिला। फिर भाजपा का गठन होता है, फिर किस तरीके से बाबरी मस्जिद का वो होता है, फिर राम मंदिर का निर्माण, पूरी की पूरी एक विकास गाथा। और उसके बीच में वो सारी रिसर्च है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि कोई खाता नहीं, कोई बही नहीं है, 11.5 एकड़ का कहीं पे बंगला है, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है आरएसएस की, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कितने संगठन है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सदस्यता की रजिस्टर नहीं, कुछ भी नहीं, सारा लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरा। तो आप सोचिए, भारत में तो किसी की छापने की हिम्मत नहीं, गाहे बगाए कुछ साथी यहाँ पे मीडिया में आप जैसे लोग चर्चा करते रहते। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये सारी बातें खोल करके लिखी कि दिल्ली का जैसे इनका जो हेडक्वार्टर है जो दिल्ली में बनाया अभी, वहां पर कितना मैसिव वो है, 11 मंजिला और फलाना इतना बड़ा स्प्राउलिंग वो, उसकी मेंटेनेंस कितनी, फला कितना, और कोई उसका खाता बही कुछ नहीं, कोई पैसे का हिसाब किताब नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई बैंक अकाउंट, कोई डिटेल्स नहीं, कोई प्रॉपर्टी का वो नहीं, कुछ भी नहीं, ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स ये करके। तो उन्होंने पूरा इनका जो भी वो है वो दिया है। फिर उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से बाकायदा कोट्स दिए हैं आरएसएस के लोगों के, और कहा कि आरएसएस में और बीजेपी में कोई संघर्ष नहीं है, संघर्ष है लड़ाई नहीं है, संघर्ष है लड़ाई नहीं। इस तरह के कोट्स दिए हैं बाकायदा। और उसके बाद बताया गया किस तरीके से कि मोदी के जाने के बाद भी ये लंबे समय तक रेलेवेंट रहने वाले हैं, हर इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनकी पैठ हो गई है। ठीक। और मोहन भागवत पे स्पेशली उन्होंने फोकस किया कि कहने को वो अपने आप को एनजीओ कहें या जो भी सांस्कृतिक संगठन, दे यूज द वर्ड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कहते हैं सांस्कृतिक संगठन है, कंप्लीट सरकार के ऊपर इनका कब्जा है। और जो भागवत की रईसी है, जो ठाठ बाट शानो शौकन है, उनका जो काफिला है वो मोदी से किसी भी रूप में कमतर नहीं। जो जो उनकी शाही शान शौकत है उसका जिक्र करता है आर्टिकल, कि भाई जिस तरीके से मोदी जी की लाव लश्कर चलता है ऐसे ही भागवत का भी चलता है। और कभी ये ग्रास रूट के फिर उन्होंने संख्या लिखी कि 84,000 के आसपास पूरे देश में शाखाएं लगती हैं, उसको लगातार बढ़ाने पर काम चल रहा है। इस तरीके से भारत के अंदर बहुसंख्यकों को शासन के नाम पर पर्टिकुलर जिक्र करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज वाली टिप्पणी का, कि भारत को संविधान से चलाने की बात है, लगातार चलता आया है। और उसी संविधान की शपथ लेने वाला एक जज इनके एफिलिएट के कार्यक्रम में, और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था वो, ध्यान होगा आपको, जिसमें वो श्रीमान जी कहते हैं, शेखर नाम था शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, शेखर यादव, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये देश बहुसंख्यकों की उससे चलेगा। तो वो बाकायदा पूरा कोट है। और उस चीज को फिर उदाहरण बना के वो आगे वो करते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस के अंदर किस तरीके से घुसरे, वहां से चलते हैं। उसके बाद वो फिर आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और बच्चों को कैच देम यंग के हिसाब से, छोटे छोटे बच्चों को हर गली मोहल्ले में। और भागवत का कोट करते हैं कि आरएसएस का फैलाव जब तक जारी रहेगा जब तक ये हर गली और घर तक ना पहुंचे। उसमें बाकायदा कोट है भागवत साहब का। और उसके बाद जिस तरीके से कि मोदी के आने के बाद हिंदुत्व की विचारधारा को प्रबल करने के नाम पर किस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ। और उसमें केवल आप ध्यान करिएगा, हमारे यहाँ क्या जिक्र होता है, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का अखबार है और पूरे वेस्ट में पढ़ा जाना है, यहां पर मुस्लिम्स का बहुत हल्का सा रेफरेंस है, मेन रेफरेंस क्रिश्चियंस का है, ये ध्यान रखिएगा। जिसको लेकर के मणिपुर में क्या हो रहा था, सब तमाम जगह पर, अभी कल 2 दिन पहले उत्तराखंड में जिस तरीके से उस यूथ की मौत हुई है एड्स उसके कारण, आपस का जो आप जो भी कहेंगे उसको, तो नस्ल भेदी कह लीजिए, चाइनीज कह रहे थे उसको, मोमो कह रहे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो उन सारी चीजों को बड़ा समग्र रूप में इन्होंने रखा है कि भारत को किस तरीके से रीशेप करने की कोशिश की जा रही है बहुसंख्यक समाज के हिसाब से। और आरएसएस का अल्टीमेट जो एम है वो हिंदू राष्ट्र बनाना कैसे है फ्रॉम द डे वन। और बाकायदा उसका 1947-48 का भी जिक्र करते हैं
कि पाकिस्तान जब धार्मिक राष्ट्र बन गया धर्म के आधार पे, तो भारत क्यों नहीं बना, इनकी टीस तब से, उसमें बाकायदा लिखा गया है ये पूरे का पूरा। तो कंप्लीटली आशीष भाई रिसर्च बेस्ड आर्टिकल हमारे यहाँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा, पत्रकारिता की 13वीं छमाही बरसी सब कुछ हो चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया आज भी कैसे काम करता है, एक स्टोरी पर इंडिया बेस्ड 2 रिपोर्टरों ने काम किया, और फिर उनके साउथ एशिया का जो ब्यूरो चीफ है जो कहीं और बैठता है, उसके सुपरविजन में ये स्टोरी पब्लिश हुई। ऑनलाइन वर्जन जो था इसका, वो 3 दिन पहले अवेलेबल हो गया था। जो हार्ड कॉपी है उसके अंदर आज प्रिंट आया है 29 के एडिशन के अंदर, क्योंकि यूएस हमसे पीछे चलता है ना यूएस का जो, तो उनके यहाँ आज अपीयर हुआ है फ्रंट पेज पे, बहुत ही बिल्कुल एक्सपेंडेड उसमें, और फिर कंटिन्यू भी करता है आर्टिकल पूरा लंबा चौड़ा जी। मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये एक अभी जो दिखाया था आपने अखबार का, आपने हाईलाइट किया था, कंट्रोल रूम से मैं कह रहा हूं, वो दूसरा हिस्सा जो फ्रंट पेज है वो भी दिखाई। इसमें दिखाने का मकसद है, मेरा मकसद है ये सिर्फ ये नहीं, जिसमें पूरा है, जिसमें साइड में और खबरें हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज की लीड स्टोरी नजर आ रही है मुझे। यस 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 यस, फर्स्ट लीड है, लेफ्ट में लीड है, क्योंकि केवल उतना पार्ट काट के दिखाया है ना, उतना पार्ट क्रॉप किया है, तो उसमें ये नहीं एस्टेब्लिश हो रहा है कि लीड स्टोरी है। इसलिए मैं लीड कहा स्टोरी, लीड कि स्टोरी अखबार है, इससे क्लियर हो जाएगा। इसको फुल कर दीजिए और क्लियर हो जाएगा। साइड में आप देखिए, एजेंडाज ऑफ 3 ट्रम्प जो है ये अलग है, उसके नीचे इजरायली लीडर इन टाइट स्पॉट ये अलग है। ये मेन देखिए लीड स्टोरी ये है आपकी फ्रंट पेज की, और इसका कंटिन्यूएशन आप देखिए, कंटिन्यूड ऑन पेज 810, मतलब यहां पर है, और यहां से फिर पेज 10 पर ये आर्टिकल का बाकी हिस्सा, जैसे हिंदी अखबारों में हम लोग के यहाँ भी होता है, बाकी हिस्सा 10 नंबर पे पेज पे छपा हुआ है। पहली बार मोदी और मोदी का संगठन पहली बार तो लीड स्टोरी बना, और उसमें इतनी थू फजीहत पूरा खोल के रख दिया, संघ से लेकर के और मोदी तक की कुंडली खोल के रख दी। इसी बात का डर था, मैं अगला सवाल जो है और वही आखिरी सवाल होगा, इसी बात का डर था। कभी भी हमको, हेमंत भाई को आप लोग सुनते होंगे, या आशंका हम बार बार जताते हैं, जो यहां पर हो रहा है ना, इससे नरेंद्र मोदी की सियासी लक्ष्य उनका है, उनका एजेंडा, उसको धार मिलती है, लेकिन भारत की छवि उससे कितनी धूमिल होती है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गाजियाबाद में कल एक पिंकी चौधरी नाम का व्यक्ति है, वो तलवार बांट रहा था, तलवार फलसा हथियार बांट रहा था, हिंदुओं को मैं हथियार दे रहा हूं, जाओ रक्षा करो। पूरे देश में आज की तारीख में, मैं पिछले 3 दिन से निजी तौर पे भी बहुत इस बात को लेकर के चिंतित हूं कि अब मैं एक्स खोलता हूं तो एक्स पर सिर्फ बरेली में देखिए ये हुआ, बस्ती में ये हुआ, लखनऊ में ये हुआ, सिर्फ और सिर्फ एकदम नफरती जो है ना, जो चिंटू पिंटू है नफरती, इनकी बाढ़ आई हुई है। ये आताताई जैसे जैसे झुंड होता है ना टिड्डियों का, टिड्डियों के झुंड जैसे एकदम इस समय जो है फसल, अमन चैन का फसल चाट जा रहे हैं ये। तो इन टिड्डियों को रोकने वाला भारत में कोई नहीं रोक रहा है, एकदम ये आजाद है। जब दुनिया में, ठीक है बांग्लादेश और पाकिस्तान तक तो आप मैनेज कर लोगे कि बांग्लादेश की क्या औकात है, हम तुम अपने गिरेबान में झांको, वो हमसे कह रहा है तुम अपने गिरेबान में झांको। लेकिन अगर अमेरिका में या वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिमी दुनिया में ये खबरें हमारी छपने लगेंगी कि हमारे यहाँ वर्टिकल डिवीजन हो रहा है, हमारे यहाँ संस्थाओं पर आरएसएस कब्जा कर रही है, तो फिर हमारी डेमोक्रेसी की साख कहां जाएगी हेमंत भाई? जो सुप्रीम कोर्ट हमारा ये बात कहता है, गौर से, और आखिरी लाइन, जो सुप्रीम कोर्ट हमारा कहता है कि चुनाव आयोग एक जो है संवैधानिक संस्था है और हमें उस पर पूरा भरोसा है, आपको पूरा भरोसा है, लेकिन दुनिया कैसे भरोसा करेगी जब ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े अखबार में लिखा जा रहा है कि संघियों के शिकंजे में आ रहा है सब कुछ, सारी संस्थाओं में संघियों को बिठा दिया गया है, संघियों के शिकंजे में है, फिर कैसे भरोसा होगा? उसके बाद जो भी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं पे आंख मूंद करके भरोसा कर रहा है, इसका मतलब वो भी संघी है हेमंत भाई? इन पर बिल्कुल दुनिया भर में हम सबसे बड़े लोकतंत्र का डंका बजाते थे,
अब तो पूरी ढोल छिन्न भिन्न है, रस्सी इधर पड़ा है, छल्ला उधर पड़ा है, इकट्ठा करिए ढोल। अजय भाई देखिए, जो संघ का जो 100 साल है ना, जो 100वीं, जिसको कौन सी हीरक जयंती कहते हैं, आप जो भी कहते हैं, उसके अवसर पर ये आर्टिकल रिसर्च बेस्ड लिखा गया है। और जैसा था, ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बड़ा भयंकर महाभारत शुरू हो गया है। एक तरफ जो उसके वो जो इस पूरे बहुलतावादी प्लूरिस्टिक सोसाइटी का समाज के जो पक्षधर हैं, वो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं आरएसएस और ये सारे लोग, जितने भी लोग हैं जो इनके एफिलिएट्स हैं, वो इस पूरी कवरेज को, जैसे आपने कहा, सोरोस फंडेड और वो सारी चीजें वो चलती रहेंगी। लेकिन जब मैंने इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से, जब आपने कहा कि इसको पूरा पढ़ के कायदे से, तो इसमें एक चीज मुझे देखने को मिली कि बहुत इन डेप्थ स्टडी है इसके अंदर। ऐसे ही नहीं है कि आपने मुझे कहा मैं उसको लिख के 2 घंटे में दे के आ गया। इट्स नॉट लाइक दैट। बाकायदा कोर्ट से अलग अलग रीजन के लोगों के, आरएसएस के इनसाइडर्स के ऑन रिकॉर्ड कोर्ट से, कि हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, हम व्यक्तियों का समूह है, एक परिवार की तरह काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर के तो भागवत ने ही बता दिया था जब रजिस्ट्रेशन की बात आई, कि हिंदू धर्म कौन सा रजिस्टर्ड है। यार, कहाँ हिंदू धर्म की बात है, कहाँ आरएसएस की बात है। आरएसएस एक संगठन है, मोदी जी उसको एनजीओ कहते हैं। वो एनजीओ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये भी सच है। तो कहाँ हिंदू धर्म की रजिस्ट्रेशन की बात आ गई। लेकिन वो उस तरह की चीजें चलती है। अभी 4 दिन पहले भागवत साहब ने क्या कहा कि भारत का संविधान कहे या ना कहे, हम तो भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, और भारत में रहने वाले को, हर व्यक्ति को हिंदू ही मानते हैं। तो उनकी एक अपनी, चलो जो भी उनका बातचीत करने का तरीका है, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो इन्होंने बिल्कुल ठीक पर्सपेक्टिव में, जो आरएसएस जो काम कर रहा है जिस तरीके से, कि अपने आप को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, और इनका फोकस क्या है, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, फिटनेस, और उसके अलावा जो है राष्ट्रवाद की जो है सोशल सर्विसेज, ये सब चीजें। तो वो मणिपुर में सोशल सर्विसेज कहाँ है, क्रिसमस के टाइम पे जो हो रहा था उस टाइम सोशल सर्विसेज कहाँ थी, करेक्टर क्या था, वो सारी चीजें। तो बेसिकली क्या है ये, आशीष भाई, जो इस तरह का आर्टिकल है, अपने आप में देखिए, एक चीज तो मैं मानूंगा, आप कुछ भी कहें, हम आरएसएस के क्रिटिक हो, हम उसके समर्थक, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आज की तारीख में किसी भी रूप में सही, लेकिन अमेरिका के मुख्य धारा के नंबर 1 अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस तरीके से कवरेज दी है, वो नेगेटिव लाइट में सही। चाहे आपको ध्यान होगा ना, एक बार एक हेडिंग छपा था, डिवाइडर इन चीफ, या इस तरह की चीजें जो भी छपती हैं, लेकिन वहां पर ये न्यूयॉर्क टाइम्स के, आप मैंने जैसे बताया कि किस तरह की कवरेज होती है वहां पे, खासतौर पे हमारे जैसे देशों को लेकर के, वहां पर ये लीड स्टोरी छपना अपने आप में एक बहुत बड़ी, कुछ भी कहिए आप सहमत हो ना हो, वो आपका विशेषाधिकार है, लेकिन मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि तो मानता हूं। ठीक, कि ये एटलीस्ट उस लेवल तक तो गए कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने इनको जगह देने की सोची। वो अलग बात है कि नेगेटिव स्पॉटलाइट है, नेगेटिव स्पॉटलाइट है, बेशक ओवरटोन्स नेगेटिव है, लेकिन देखिए, मैं खाली से रुका एक सेकंड के लिए। अगर नेगेटिव स्पॉटलाइट में है तो आप सोच लीजिए, इस न्यूयॉर्क टाइम्स में नेगेटिव स्पॉटलाइट में, मैं उन सबका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बड़ा विवाद हो जाएगा। नेगेटिव स्पॉटलाइट में और कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन से नाम छपे हैं, वो चाहे अफगानिस्तान से जुड़े हों, वो ईरान से जुड़े हों, वो सीरिया से जुड़े हों, ये पूरी दुनिया में कहीं कहीं से भी जुड़े हों, वो इंजीनियर हो, वो एबटाबाद वाला हो, उसका संगठन हो, ये सब स्पॉटलाइट में आए, निगेटिव स्पॉटलाइट में। नहीं, तो निगेटिव स्पॉटलाइट में आए, इसकी जो ओवरटोन है ना इंडियन डेमोक्रेसी के संदर्भ में, कि किस तरीके से एक प्लूरिस्टिक नेशन को, जो संविधान आधारित था, उसको एक खास विचारधारा के तहत रिलीजियस, उसके तौर पर रिलीजियस मेजोरिटी की तरफ, मेजोरिटेरियन स्टेट की तरफ ले जाया जा रहा है। वो अपने आप में एक भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जहां रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हम चलते आए हैं, उसका ट्रू करेक्टर, जैसे कहा ना इन्होंने हेडिंग में देखा, हाउ हिंदू राइट रीशेप्ड इंडिया, पुनः नया आकार दिया। तो वो अपने आप में पूरी दुनिया में, ये मानता हूं मैं कि इसका पूरी दुनिया में एक असर जाएगा कि किस दिशा में भारत का पूरा सिस्टम जा रहा है। फ्रंट पेज पे आना एक बात है, और इसकी जो नेगेटिव ओवरटोन्स है, और खासतौर पे एक चीज मत भूलिएगा, कुछ संगठनों ने जो इस बार क्रिश्चियन पे उधम मचाया है ना, क्रिसमस के ऊपर, वो नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, वो उनको ज्यादा प्रसिद्ध करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो संगठन अब निश्चित तौर पर वेस्ट के निशाने पे आएंगे देर सवेर। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। जिस तरीके से इस पूरे राइटअप के अंदर बार बार क्रिश्चियंस का जिक्र किया गया है, वो अपने आप में एक चेतावनी है, जो ये विघटनकारी ताकतें हैं,
देखिए इसके दो आशीष भाई होते हैं, एक इसका एकेडमिक पार्ट है, पूरी दुनिया को पता लग गया, ये लग गया, वो लग गया, पहले भी पता है, उनकी सबकी एम्बेसी यहाँ डे टू डे बेसिस पर रिपोर्टिंग होती है, सारी बात। मेरी चिंता आशीष भाई बहुत दूसरी है। हम बार बार इसकी जिक्र करते हैं, यूएस में चले जाइए आप, कनाडा में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, यूके चले जाइए, यूरोप चले जाइए, भारत के जो अप्रवासी हैं वहां पर, उनको कभी भी हे दृष्टि से नहीं देखा गया कहीं पर भी। अब जो कुछ यहाँ पे आपने शुरू किया है इस देश के अंदर पिछले कुछ समय में, उसका फॉल आउट इमीडिएटली वहां हो रहा है। ये समझिएगा बात को, किस तरीके से अमेरिका से हथकड़ियों और बेड़ियों में केवल एक देश के लोग वापस भेजे गए, केवल मैं एक सब देश। समझ लिया हेमंत भाई, मैं सब समझ लिया। एक चीज आप समझना पड़ेगा अब आपको। ये जो हे दृष्टि से देखे जा रहे हैं, जो वहां पर हिंसा का या नफरत का शिकार हो रहे हैं, उनको थोड़ा वोट देना है भाई, उन्हें वोट नहीं देना है। अरे वो अपना देखे, कहते हैं हमारे यहाँ कि अपन भाई तुम अपनी दशा देखो, तो अपनी दशा वो देखे, उन्हें वोट नहीं देना है। उनकी कीमत पर यहाँ पर अगर वोट बैंक तैयार हो रहा है तो भाई क्या क्या बुरा है, नहीं, राजनीति कर। आपको एक बात का ध्यान है, 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को मैंने एक लाइव शो किया था न्यूयॉर्क से, याद है आपको? उस दिन मेरी तो वहां पे गुजरात स्ट्रीट है फूड की पूरी प्रॉपर टाइप, वहां तमाम गुजराती भाई थे, मैं उनसे बैठ करके आया, बात करके आया। उन्होंने सबसे ज्यादा चिंतित अगर कोई है यूएस के अंदर तो गुजराती समुदाय है। उस दिन भी मैंने मेंशन किया था आपको। तो रहे वो इतने ज्यादा चिंतित हैं, आप कल वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वो इंडिया में अपनी जो दूसरी पीढ़ी है, जो बाकी परिवार है, उनको लेकर चिंतित है। हमारे गुजराती, यूएस की, न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूं, जो सारे बहुत ही वेल ऑफ है दैट वे, लेकिन वो चिंतित है। क्यों? क्योंकि जो कुछ आशीष भाई इंडिया में होता है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे एनआरआईज पे होता है। उस दिन भी हमने ये चर्चा की थी, आपको ध्यान होगा। तो ये जो चिंता है ना, ये बड़ी चिंता है। कनाडा के अंदर, कनाडा तो हमारा ये था कि आपका यामन नहीं है तो कनाडा चलेंगे, पहले तो ये स्थिति थी। आज कनाडा में आप कहां खड़े हुए हो? आज हेटरेड की स्थिति आ गई है हमारे बहुत सारे उसमें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हेट क्राइम हमारे खिलाफ होने लगे। इस बात को समझना पड़ेगा कि आप विश्व गुरु बनने के चक्कर में ये कर क्या रहे हैं। बस आप चीज मुझे एक बताइए, मस्जिद के सामने अगर आप जय श्री राम के नारे लगा देंगे तो क्या जय श्री राम प्रभु राम खुश होंगे? चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? केवल वो मैं जानना चाह रहा हूं, आप देश की क्या छवि बना रहे हैं? इससे ये साबित आप करना चाहते चाह क्या? रहे हैं कि इससे ये साबित करना चाह रहे हैं कि दुनिया की सबसे जाहिल सोसाइटी में शामिल होने की होड़ में हम कितना तेज दौड़ रहे हैं, यही साबित करना चाहते हैं और कुछ नहीं। दुनिया में बारबेरियन सोसाइटी जो होती हैं, उनके प्राथमिक, हर बीमारी का प्राथमिक लक्षण होता है ना। बारबेरियन समाज के प्राथमिक लक्षणों में से एक लक्षण वही है जो हमारे यहाँ लक्षण अब दिखना शुरू हुआ। ये लक्षण है, गली गली जिसका मन किया। आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कानून की का राज है, कानून का राज है। आपके यहाँ मुख्यमंत्री है, आपके यहाँ पुलिस है, आपके यहाँ डबल इंजन है, आपके यहाँ ट्रिपल इंजन है। कई राज्यों में खाली इंजन है, डब्बे नहीं है, खाली इंजन ही इंजन लग रहे हैं, आपस में टकराए जा रहे हैं। और आपके यहाँ शहर शहर में भाई कोई एक्सेप्शनल केस है तो अलग है, शहर शहर में एक झुंड इकट्ठा होता है। वो आप कह लो कि कायरों का झुंड, कायरों झुंड इकट्ठा होता है, और वो झुंड कहीं पे तलवार बांट रहे। बताओ कैसे संभव है, कैसे हिम्मत हो सकती है हेमंत भाई? अगर उनको सत्ताधारियों का प्रश्रय न हो तो कैसे मुमकिन है तलवार बांट रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, धार्मिक आस्था को लेकर के ऐसी टिप्पणियां डीजे करना जिस डीजे डीजे बजा रहे हैं मस्जिद के सामने ऊंची आवाज में। डीजे पर गालियां बजा रहे हैं, डीजे नहीं बजा रहे हैं, डीजे पर गालियां बजा रहे हैं। भारत ने यही यही सांस्कृतिक, आप कहते हैं सांस्कृतिक, यही संस्कृति है कि पहले गानों पर मतलब एक लिरिक्स लिखा जाता था, उसमें म्यूजिक होता था, अब गालियों पर म्यूजिक लगा के गाली बजा दो डीजे पर। सांस्कृतिक सांस्कृतिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लिख दो संविधान में। हम भी बनाने चल रहे हैं, कल सांस्कृतिक संगठन बना देंगे, कल बना देंगे, और 5-10 नाम का अभी विकल्प दे दे रहे हैं, और तमाम लोग बनाओगे, नहीं कराएंगे रजिस्ट्रेशन, हम तुरंत आ जाओगे लेकर के। 4 अलग अलग आईटी वाले हैं, ईडी वाले हैं, चरित्र निर्माण कर रहे हैं। कितने चरित्र निर्माण कर दिए? वो कुलदीप सेंगर, देख लो चरित्र, वो जो है
गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद का मसाज वाला वीडियो नहीं देखा है लोगों ने? चरित्र निर्माण कर रहे हो। उत्तर प्रदेश का विधायक 15 साल की सजा हुई है या उम्र कैद हुई है व्यभिचार में, भाजपा विधायक, चरित्र निर्माण कर रहे हो। आईटी सेल वाले बीएचयू में आधी रात में बिटिया जो है अस्मत से खिलवाड़ करते हैं, उत्तर प्रदेश की अस्मिता को नग्न कर देते हैं, चरित्र निर्माण कर रहे हो। अरे चरित्र निर्माण में और कितना उदाहरण दे। केरल में एक बच्चा 25 साल का अपनी जान इसलिए दे दिया कि उसका 5 साल की उम्र से उसका यौन शोषण शुरू हुआ था। बताओ, एक मतलब प्रोफेशनल था वो, 24-25 साल, उस 5-6 साल से शुरू हुआ, 24-25 साल झेला, डिप्रेशन में चला गया। वो एक मध्य प्रदेश में एक मंत्री थे, मुंह में दांत नहीं था, पेट में आंत नहीं था, लेकिन वीडियोज पूरा देश देखा था उनका। चरित्र निर्माण कर रहे। अरे चरित्र तो मुंह से न बोलो, नहीं चरित्र पता है वो खुद पर मतलब आंसू बहाने लगता है। 5 पॉइंट की बात 25 मिनट से ऊपर हो गया हेमंत भाई, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल था। 5 पॉइंट। एक तो संघ कितना अवैध या अनैतिक है, इसको एक्सपोज कर दिया। अगर अवैध या अनैतिक कोई एक इकोसिस्टम है, उसको सत्ता का संरक्षण है या सत्ता से साठगांठ है, इसको एक्सपोज कर दिया। उसके अलावा एक बात और इसमें एक्सपोज है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल आए हुए वक्त हो गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है इसके खिलाफ। मैं उन पॉइंट्स पे जा रहा हूं जो आखिर में लोग सोचे। एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, एक भी नहीं आया। अभी कोई ऐसा बोल दिया होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, कहीं पूना वाला आता तो कहीं नागपुर वाला आता, तमाम आते, कोई नहीं आया। इसलिए नहीं आए कि ये एक आजकल नया फॉर्मूला है कि जिस विषय से गहरा आघात हो उसको अपनी मौत मर जाने दो। हमने सुप्रीम कोर्ट में जब जूता चला था तब सुना था इस फॉर्मूले को, जहां पर, और उसको अगर फॉर्मूले को समझना हो तो सुब्रमण्यम स्वामी से समझिए। सुब्रमण्यम स्वामी जब जब मुंह खोलते हैं भाजपाई मुंह बंद कर लेते हैं कि अपने आप उस खबर को अपनी मौत मर जाने दो। तो इसीलिए इस खबर को भाजपाई चाह रहे हैं कि अपनी मौत मर जाए, एक वक्त के बाद चर्चा बंद हो जाएगी, एक्सपायर हो गई खबर, खत्म। इसलिए नहीं बोल रहा है, बोलेंगे तो चर्चा होगी, बोलेंगे तो जैसे बर्फी छिला जाता है वैसे ही छिला जाएगा इनका चरित्र। बर्फी का छिलका उतार के खाते हैं लोग ना, कुछ लोग भाजपाई खासकर, तो वैसे ही बर्फी छिलका उतार दिया जाएगा अगर ये जवाब देंगे। और जवाब देंगे तो और उससे बड़ा रिस्क है, 5वें नंबर पे समझिए, और बड़ा रिस्क है। वो जो है यहाँ का वो थोड़ा ना है कोई जो है, किसी का नाम नहीं लेंगे, मतलब मीडिया हाउस, वो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वो कल से लगेगा रिपोर्टिंग करने। एक रिपोर्ट उसकी, पता है एक रिपोर्ट की मारक क्षमता इन अखबारों की, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में आज जो लोग नहीं जानते होंगे वो सब के सब जान गए होंगे कि इनकी राम कहानी क्या है। आशीष भाई माफ कीजिएगा, एक सेंटेंस जोड़ना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, सॉरी मैं मिस कर गया उसको। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आशीष भाई उन्होंने कही, आर्टिकल के 4थे पैरे के आसपास, वो कहते हैं कि ये जो आरएसएस है राइट विंग का, ये पूरे तरीके से 1930 और 40 के दशक के यूरोप की फासिस्ट ताकतों से प्रेरित है। ये सेंटेंस में भूल गया था, माफ कीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हुआ कि पॉइंट गिराने के चक्कर में आप ये पॉइंट ले आए, जोड़ दिए। अब ये जो 1930-40 के फासिस्ट ताकतों से प्रेरित है, इसका मतलब समझ जाइए उस समय यूरोप की फासिस्ट ताकतें, हम तो घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो जाने, उस समय की फासिस्ट ताकतों का अगर हम नाम सोचेंगे तो 2 नाम आते हैं खट से दिमाग में, एक आता है मुसोलिनी का नाम, एक आता है हिटलर का नाम, और इनके संगठनों का नाम, इनकी पार्टियों का नाम, यही आता है, और कहाँ है कौन? तो यही थे। अब आप बाकी आप लोग सोचिए। हालांकि देश को भरपूर मजा आ रहा है इस समय देश विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेजी से। बनिए विश्वगुरु, हमें इजाजत दीजिए, हम अपना योगदान दे रहे हैं विश्वगुरु बनाने में। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।